सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। और प्यारी बुआ, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी सुनने वाले भाई बंधु, बिटवा बिटिया जो भी हैं, बहुरियां हैं, भतीजे हैं, भाई बंधु हैं, सबको नमस्कार यथा योग्य। भाई जो जिस उम्र का है अपने हिसाब से ले ले आशीर्वाद। जी बिल्कुल, बुआ का आशीर्वाद मिलता रहे तो घर में खुशियां छाती रहेंगी, है ना? बिल्कुल, यही तो हम कह रहे थे। लेकिन एक बात और है दीपा जी, तुम लोग बराबर कहती हो बुआ बहुत डांटती हैं, बहुत डांटती हैं, है ना? बुआ पता नहीं क्यों, है ना? हाँ। बुआ की इमेज कुछ ऐसी बनी हुई है घरों में अक्सर कि बुआ डांटती है। तो देखो भाई, आज कार्यक्रम में तुम ये बता देना कि जब पहली बार बुआ से डांट पड़ी थी तो कैसा लगा था, और क्या वो याद है डांट? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बताएंगे। तो और दीपा बिटिया तो बताएंगी। लेकिन दीपा बिटिया ऐसा करते हैं कि हम अपने साथियों से भी कहते हैं कि वो भी कुछ लिख के भेज दें, है ना? बिल्कुल, कि पिता की जब डांट पिटी पहली दफा, तो उनका वो क्या अनुभव था, क्या रोए, क्या नाराज हो के बच्चे नहीं कहीं कोने में बैठ जाते हैं, या मान गए, या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वो सब बताएं। बिल्कुल। या डांट पड़ी तो किस बात पर पड़ी, क्या कारण था, और वो सच में डर गए या उन्होंने सोचा अरे पिताजी हैं, चलता है, ये तो घर के हैं, अपने हैं, फिर प्यार कर लेंगे। बहुत सारे और तरीके होते हैं, है ना? तो हमारे सारे श्रोता लिख के बताएंगे, तो हम जानेंगे कि क्या क्या उनके अनुभव रहे। बिल्कुल। और एक बार बताओ दिव्या बिटिया, जी बुआ, बहुत सारी कोई पेस्ट लो या कोई ऐसा ट्यूब वगैरह लो जी, तो कहीं लाल पट्टी, कहीं हरी, कहीं काली, कहीं सब बिंदी लगी रहती है, समझ नहीं बिल्कुल। आता है, लेकिन बुआ, उसका एक अर्थ होता है। अच्छा। हर रंग का एक संकेत है। तो आज हम उनके बारे में भी जानेंगे कि क्या मतलब है अगर किसी उत्पाद पे लाल रंग है, या कहीं हरा है, कहीं पे नीला भी है। अब ये जो गोली बिंदी लगी रहती है लाल और हरी, वो तो मालूम है कि शाकाहारी है कि मांसाहारी व्यंजन। तो लेकिन और भी कलर होते हैं, वो क्यों ये खाने की बात हो गई, और भी चीजों में कई कलर होते हैं, तो हम वो भी आज जानेंगे। तो चलो, ये तो अच्छी बात है। और जब भाई दोस्ती कर ली है अपने बंधुओं से, अपने श्रोताओं से, जी, तो इसका महत्व तो है ही, क्योंकि भाई यूं ही नहीं हम आपसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन बच्चों में दोस्ती का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे, है ना? बिल्कुल, ये चर्चा भी करेंगे। और जब दोस्ती हो गई है और खूब सारी चर्चाएं हो गई हैं, तो जब दोस्ती होती है बुआ, तो कहीं घूमने भी तो जाते हैं या नहीं? हाँ, तो आज का तो दिन ही ऐसा है कि वर्ल्ड फेमस है कि अगर गुरुवार है तो हम कहीं घूमने चलेंगे। तो कौसानी चलेंगे, और हमारे एक श्रोता ने लिख कर भी भेजा, भाई हमारा प्रांत है, आ जाइए। अच्छा, तो भी आ गया ना, तो चलिए फिर तो हमें जाना ही पड़ेगा। और जो कौसानी की आप बात कर रहे हैं, और शायद हमारे ये दोस्त हैं उत्तराखंड राज्य के, बिल्कुल, है ना? तो कौसानी है, लेकिन बागेश्वर जिले का एक अंश, और यानी कि ये हिल स्टेशन है वहाँ का, और ये बहुत प्रसिद्ध है, हमारे श्रोता भी जानते होंगे अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। और वहाँ पे खूब सारे ये हिमालय की चोटियाँ 300 किलोमीटर, मतलब कई किलोमीटर में फैली हुई हैं, जैसे कि त्रिशूल हो गई, नंदा देवी, पंचचूली, ये सारी चोटियों के बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने मिलते हैं वहाँ पे। तो बुआ, अगर कोई परिवार इस बार जाना चाहता है गर्मी में बाहर, और अपने बच्चों को कहीं लेके जाना चाहता है, तो फिर ये जगह नहीं आपको लगता कि बिल्कुल उपयुक्त है, यहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल उपयुक्त है। और जो अगर मौसम की बात करें तो गर्मी में जाएं, और सही समय जो होगा वो अप्रैल से लेके जून तक का होगा। और आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ढेर सारे प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे कि है रुद्रधारी जलप्रपात, और गुफाएं हैं जो कौसानी से बस 12 किलोमीटर दूर है। जी और बिल्कुल। धान के खेत और घने देवदार के पेड़ों से घिरा है ये प्रपात। कौसानी प्रसिद्ध है ट्रैक मार्ग के लिए, जैसे आदि कैलाश ट्रैक है, बागेश्वर है, सुंदर धुंडा ट्रैक है, बेस कौसानी ट्रैक है। और इन रास्तों की सुंदर छटा को देखते हुए आप अलग अलग जगहों का आनंद ले सकते हैं भाई। जी, जैसे आपने ये सब ट्रैक्स के बारे में बताया ना बुआ, तो रुद्रधारी जलप्रपात पे अगर हमें जाना है तो आदि कैलाश ट्रैक वाला रास्ता पकड़ना होगा। यहाँ पे फिर छोटे छोटे झरने आपस में मिलकर ना एक बड़े झरने में विलीन हो जाते हैं। तो पहले आपको छोटे छोटे झरने देखने मिलेंगे, फिर दिखेगा आपको कि बड़ा सा झरना बन गया है वहाँ पे। और दीपा, पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इस जगह का संबंध जो है वो भगवान विष्णु से तो है ही, और शिव से भी है। वैसे भी कैलाश का पूरा जो इलाका है, कहते हैं शिव का है, कैलाश नाम ही है जी। और झरने के पास की अगर बात करें तो सोमेश्वर का शिव मंदिर है, और पास की गुफाओं में सुंदर ग्रंथ शिलालेख हैं जो सदियों पुराने हैं। जिन्हें एडवेंचर पसंद है वो ये जगह बहुत पसंद आएगी भाई, घूमेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। और
और भी जगह है वहाँ पे, जैसे बैजनाथ का मंदिर है, तो गोमती नदी के तट पर भगवान शिव को समर्पित बहुत छोटे बड़े मंदिरों की श्रृंखला है। अच्छा। उसे कहते हैं बैजनाथ मंदिर। और जैसे नाम से ये प्रसिद्ध है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है बुआ, कि ये स्थान ना पहुंचने के लिए कौसानी से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा आपको, बागेश्वर तक आपको जाना होगा। और साथ में धार्मिक महत्व भी है, यूं कि कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह गोमती नदी और गरुड़ गंगा के संगम पर हुआ था। और भाई ये सब जगहें ऐसी होती हैं कि आप जाएं तो खूब आनंद उठाएं, क्योंकि वहाँ शांति बहुत है जी। और वहाँ पर भी अगर कुछ चाहते हैं आपकी और भी एकांत और शांति का क्षण आप चाहते हैं तो अनासक्ति आश्रम का भ्रमण अवश्य करें। ये जगह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि स्वरूप है, क्योंकि यहाँ उन्होंने अनाशक्ति योग पर अपनी टिप्पणी लिखी थी। और इस आश्रम में संग्रहालय भी है, 24 कमरों का एक आवास स्थान है, जिसे अध्ययन और अनुसंधान केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया। जी, यानी कितनी शांति होगी ना वहाँ पे, जब मन करे कि बिल्कुल शांत ऐसी जगह पे जाएं कि मन एकदम शांत हो जाए, तो यहाँ पहुंचे। और साथ में अनादि शक्ति आश्रम की तरह एक और आश्रम है, लक्ष्मी आश्रम, और जिसे कैथरीन हिलमैन द्वारा स्थापित किया था, जो बाद में गांधी जी की अनुयायी बनी, जिन्हें हम सरला बेन के नाम से जानते हैं, सब जानते हैं उन्हीं इस नाम से। और बालिकाओं के लिए ये एक शैक्षणिक संस्था है, चहु और सिर्फ हरियाली और शांति है। और बुआ, इस आश्रम में महिलाओं को जो है ना कौशल सिखाते हैं, जैसे खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई, या फिर जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं, और इस सब में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है कि ताकि वो अगर आगे कुछ काम करना चाहे तो वो भी कर सकें। देखो, ये हुई ना कौशल की बात, और ये सचमुच बहुत अच्छे कौशल हैं, जिससे कि आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जब आपको सिलाई, कढ़ाई ये सब आती है और जानवरों की देखभाल करते हैं तो आप आनंद में रहते हैं। अब चलते हैं कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में बसा है ग्वालदम। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा धुटी, हिमालय की इन चोटियों के कुछ विस्तृत और लुभावने दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध अभियान रूपकुंड लेक ट्रैक है। जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है वो यहाँ आनंद ले सकते हैं। जी, और ग्वालदम के लिए वो ये भी कहते हैं कि अपने आप में एक छोटा सा स्वर्ग है। ऊंचे नीचे चीड़ के पेड़ से ढकी पहाड़ियां हैं, खूबसूरत पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत हैं, और बीच में लकड़ी के छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। और जब ये मैदानी इलाकों की जो भीषण गर्मी है उससे बचने का तो ऐसा लगता है बस यहाँ चले जाएं और कुछ दिन बस जाए। नहीं, बिल्कुल सही तुमने कहा। और वैसे ही बातों के संग में थोड़ा सा अगर आनंद लेना हो तो बस लगता है कि एक छोटा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए। चलिए सुनते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। अब अगर आगे इसमें घूमे कि कहाँ घूमना चाहते हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं बताओ, घुमाओ घुमाओ, पहले तो घुमा दो तुम। अब जो एकदम आ गए हैं ना घूमने पर, तो अब मन इतने छोटी सी जगह पे 2-3 जगह जाने से नहीं भरेगा बुआ, बिल्कुल, है ना? चलो चलो आगे चलो। तो अब आगे चलते हैं। कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था बुआ, तो यहाँ उनके नाम का संग्रहालय भी है, जी। जो अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया है। क्योंकि यहाँ उनके जितने भी उन्होंने रचनात्मक कार्य किए हैं वो हम उन्हें बिल्कुल नज़दीक से देख पाते हैं। उनकी लिखी कविताओं की पांडुलिपियाँ और उनके साहित्यिक कामों के जो मसौदे कार्य हैं वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। उन्हें जितने पुरस्कार मिले हैं वो यहाँ पर हैं। उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को भी संग्रहालय में रखा गया है। और जो कलापारखी लोग होते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। उनके जब जयंती आती है, जन्म जयंती जब मनाते हैं तो यहाँ पर कवि सम्मेलन रखते हैं। और देखो दीपा, ये तो है कि हम मनाते हैं या जो भी है, लेकिन अगर कला पारखी आप नहीं भी हैं तो ऐसी जगहों पर जाने का यही तो लाभ है कि आपको कला से प्यार हो जाएगा जी। जब आप अच्छी चीजें देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि भाई ये क्या चीज है, तब आपको अच्छा लगेगा। जब आप अच्छा व्यंजन ही नहीं खाया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि रसगुल्ला मीठा होता है? बताओ तुम जरा, है ना? सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमारे एक मित्र ने कुछ लिख भेजा है, वो हम पढ़ के बताएं बुआ? हाँ बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि बैजनाथ मंदिर में एक ऐसी मान्यता है कि पांडव के अस्त्र आज भी रखे हैं और दशहरे के दिन अस्त्रों की पूजा की जाती है। यहाँ के मैदान में एक बड़ा पत्थर है जिसे आप उठाना चाहेंगे तो वो पत्थर बिल्कुल नहीं उठेगा, लेकिन अगर कुछ लोग मिलकर अपनी एक एक उंगली की सहायता से पत्थर को उठाते हैं तो वो आसानी से उठ जाता है। हाँ, और तो ये देखिए कि वो भी कानी उंगली से, पता है जी? अच्छा, ये ऐसा भी है? हाँ, ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता है, तो ये तो एक तरह का चमत्कार हो गया नहीं? तो देखिए, जब सुंदर सुंदर जगह होती है जहाँ पर प्रकृति हर जगह भरपूर अपना रूप लिए होती है, तो वहीं पे चमत्कार भी होते हैं। बस जरूरत है कि आप पहले वहां जाएं और दिल से जाएं, जहां भी जाएं पूरा मन से जाएं। ऐसा नहीं कि आप वहां तो गए हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और लगा है, तब आप उसका पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे, है ना? जी बिल्कुल। तो इसलिए जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि लगभग सब तरीके से जाया जा सकता है ना? जी। अब अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं बुआ, कभी आपका मन करे या हम सब मिलके जाएं तो काठगोदाम पहुंचना होगा। यहाँ से सारी टैक्सियां उपलब्ध हो जाती है, वहां से हम जा सकते हैं कौसानी तक। और रेलवे स्टेशन लगभग सभी जो प्रमुख शहरों से जुड़ी हुई हैं, तो आप चाहे मुंबई से जाएं, दिल्ली से जाएं, आप किसी भी बड़े शहर से जाएं, काठगोदाम पहुंचे और फिर आप पहुंच सकते हैं कौसानी। और अगर बस से या सड़क हम का रास्ता लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड राज्य सड़क परिवहन निगम की जो बसें हैं वो नियमित चलती रहती हैं, तो वो उससे भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहें कि भाई हम खुद अपनी निजी वाहन लें तो उससे अपना तो और अच्छा आनंद ले सकते हैं। विकल्प सारा खुला हुआ है, बिल्कुल। आपको जैसे मजा आए आप मजा लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, वहाँ जो ट्रैकिंग वगैरह है उसका भी आनंद लीजिए। कुल मिलाकर भाई इस तरह से हम लोग इसीलिए जानकारी देते हैं ना कि कुछ कुछ देख लीजिए, कुछ कुछ सुन लीजिए, फिर हमें बताइए कि कैसा लगा आपको, है बिल्कुल। और एक मजेदार बात बताएं आपको? अरे पूछो मत, बताते चलो। अच्छा, ये एक फिल्म है ना 1942 अ लव स्टोरी, इसकी शूटिंग भी इसी क्षेत्र में हुई थी। लो, हमें तो लगा तुम कहोगे कि ले चलते हैं पिक्चर दिखाने बुआ। देखिए, पिक्चर भी दिखा देंगे बुआ। और देखिए ना, ये स्वतंत्रता के पहले का जब भारत दिखाना था निर्देशक को, तो उन्होंने यहाँ पे शूटिंग करी और बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह लगता है ये जो जगह है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सही है। और मधुमती फिल्म का गीत सुहाना सफर तो वहाँ नैनीताल में हुई थी जी। तो हम थोड़ा थोड़ा तो पास में चल चुके हैं, लेकिन अब 1942 लव स्टोरी का भी गाना सुन लेते हैं ना। चलिए।
जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। अच्छा बुआ, जब इतनी सुंदर घटाओं में और वादियों में जाते हैं तो रंग बिरंगे फूल सब नहीं होते, है ना? तो जैसे प्रकृति में हर तरफ से रंग है, रंगों के महत्व हमारे जीवन में भी है, बिल्कुल, है ना? हर जगह है, लेकिन कुछ और भी जगह है नहीं जहाँ पे कि क्या है भाई, लाल रंग तो समझ गए, चलिए जैसे खाने की पदार्थों की बात करें जी, जी। कि लाल रंग है तो हमें लगता है कि भाई ये सबको नहीं खाना, ये शायद मांसाहारी चीज है। और हरा रंग, हमारे साथी ने भी लिखा है कि प्रोडक्ट में लाल चिन्ह है तो मांसाहारी और हरा चिन्ह है तो शाकाहारी हुआ। क्या इन दो रंगों के अलावा भी प्रोडक्ट में कोई और रंग पाए जाते हैं? तो भाई यही तो हम कह रहे हैं कि जब कुछ नई बात होती है तभी हम बताते हैं आपको, बिल्कुल। और अब जब बुआ आई हैं तो कुछ ना कुछ बताएंगी ना जानकारी अब, क्योंकि अब इस बार तो ऐसा नहीं बताना, हम भी बस लाल हरा ही जानते हैं। अच्छा, ऐसा है।
तो प्रोडक्ट के किसी चिन्ह के बारे में कभी गौर नहीं किया है, ऐसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। लेकिन हाँ, देखो, दीपा बेटे ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि दीपा को सब पता है, ऐसा मत समझिएगा ऐसा नहीं पता है। तो ये कह रहे हैं कि लाल और हरे निशान होते हैं, और कुछ निशान ऐसे भी होते हैं जिनसे उनके सरकारी होने का पता चलता है। सरकारी होने का कैसे? तो भाई कौन सा चिन्ह होता है ये बताएं। हो सकता है कि ये कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे कि भारत सरकार का चिन्ह बना होता है, या किसी राज्य का भी अपना अपना एक चिन्ह होता है। हो सकता है ये उसको देखकर समझते हो। ये बात बिल्कुल सही है कि हर प्रांत का भी अपना होता है, हमारे देश का भी होता है, अलग अलग देश का भी चिन्ह होता है। लेकिन हाँ, रंग जो होता है, वो पट्टियां जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अलग होती हैं। बिल्कुल। और इसके बारे में थोड़ा सजग रहें, क्योंकि आप सोचते हैं कि अच्छा, इसके नाम से कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेदिक है या पूरी तरह से प्राकृतिक है, तो ऐसा नहीं है। इन पट्टियों में वो फिर वही बात आती है कि जो उत्पादक हैं, जो व्यापार करने के लिए बैठे हैं, वो ये सब चीजें बहुत छोटे से में बताते हैं ताकि आपकी निगाह से निकल जाए। और वो बने भी बहुत छोटे होते हैं, बिंदु वो भी बनाते हैं ना छोटे, लेकिन हम है ना बताने के लिए। तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि लाल पीला रंग भी होता है बुआ, और हरे रंग की भी कोडिंग ये तो सब जानते हैं, तो उसके अलावा पीला रंग भी होता है। तो अगर खाने के उत्पाद हैं तो भोजन में पोषण के मूल्य को बताते हैं ये सारे रंग। तो कैसे? तो जैसे कोई खाने के उत्पाद में अगर कितनी वसा है या कितनी संतृप्त वसा, मतलब कि सैचुरेटेड फैट उसमें कितना है, कितनी चीनी है या कितना नमक है, इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि लाल रंग का अर्थ है कि उसमें उच्च वसा है, ज्यादा उसमें फैट है, और पीले रंग का मतलब है कि थोड़ा मीडियम उसकी क्वांटिटी होती है वसा की, और हरे रंग का अर्थ होता है कि निम्न वसा का होना। यानी कि अगर किसी को मधुमेह है तो पीले बिंदु वाले पैक्स को आपको खरीदना है खाने की, यानी कि उसमें कैलोरी भी कम होगी, कार्बोहाइड्रेट भी कम होगा, कि आपके लिए जो हानि की चीज है वो उसमें कम होगी। और इसी तरह हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग लाल रंग के प्रोडक्ट ना खरीदें और ज्यादा संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड फैट वाले उत्पादों से बचें। ऐसा डाइटिशियन कहते हैं कि इस तरह से इन रंगों को आपको समझना चाहिए। ये तो हो गई खाने की बात दीपा, लेकिन इसी तरह से हम अक्सर, जैसे हमने बात शुरू से ही कही थी कि टूथपेस्ट है और भी ट्यूब है, उन पर आप दवाएं भी कुछ होती हैं, हरे नीले लाल रंग की छोटी सी नीचे पट्टी लगी होती है। जी। इसमें हरे रंग का मतलब है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक चीज से बना हुआ है, इसमें कृत्रिम नहीं है कोई भी चीज, हर्बल है कह सकते हैं, या कोई भी प्राकृतिक चीज से बना हुआ है। जी। ऐसे ही नीला स्क्वायर है तो है ना, तो इसमें प्राकृतिक और औषधीय तत्व हैं अगर नीले रंग की पट्टी बनी है। और अगर लाल है तो उसका मतलब ये है कि नेचुरल है यानी प्राकृतिक है, लेकिन इसमें कुछ रासायनिक संरचना है, कुछ तो केमिकल उसमें मिला हुआ है, यानी कि दोनों मिले हुए हैं। और काले रंग का मतलब है तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से ये कृत्रिम है या केमिकल से बना हुआ है, इसमें रसायन ही है, प्राकृतिक कुछ भी नहीं है। और ये जब डॉक्टर सलाह देते हैं तभी ही हमें लेना है, ये अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन अगर टूथपेस्ट की बात आती है तो हम अक्सर ध्यान नहीं देते और इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, न चिकित्सक बताते हैं, नहीं बताते। तो आपको खुद इसके लिए सजग रहना है। आप देखें कि अगर मतलब आपकी मर्जी है, अगर आपको वो दांतों को उसकी जरूरत महसूस होती है तो आप लें, लेकिन फिर भी जानकारी जरूर होनी चाहिए, लेना न लेना आपके हाथ में है ना। बिल्कुल। और हमें ये भी, जैसे हमें पता होता है कि शाकाहारी भोजन के लिए हरा रंग, जैसे हमने अभी बात करी, और लाल रंग मांसाहारी के लिए, और हमें ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता बुआ, जैसे कि समाचार पत्र, तो यहाँ पे भी संपादक के लिए विशिष्ट प्रकार की कोडिंग होती है, बिल्कुल पेपर के राइट हैंड साइड पे बिल्कुल नीचे, बहुत छोटी छोटी, वो हमारी नजरों से अक्सर निकल जाती है। तो हम समाचार के लिए पढ़ते हैं ना बस। और वो होती क्यों है बुआ कि वो मुद्रण की शुद्धता एडिटर संपादक जान सके कि ये कितने शुद्ध है, कितना बराबर प्रिंटिंग हुई है, यानी संपादक के लिए है वो, और कोडिंग जो है वो उनके लिए है। लेकिन फिर भी अगर हमें जानकारी है तो ये अच्छी बात है, रख भी सकते हैं हम। इसी तरह से खाद्य पैकेजिंग पर भी अलग अलग रंगों के छोटे छोटे बिंदु बने होते हैं, इनकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, लेकिन इनसे अलग भी कुछ होता है। उपभोक्ताओं के लिए ये प्रतीक भले ही उपयोगी नहीं हो, लेकिन निर्माण प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन रंगों को प्रिंटर के रंग ब्लॉक या प्रक्रिया नियंत्रण पैच कहा जाता है। ये डॉट्स असल में प्रिंटर की जानकारी के लिए होते हैं कि बैग या पैकेज सही ढंग से मुद्रित है या नहीं, यही सब चीजें होती हैं। और ये पैकेट पर उपयोग किए गए डिजाइन की शुद्धता को देखने के लिए भी उपयोगी होते हैं। जी, और ये अक्सर हमारे नजरों से निकल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि पैकेजिंग जो हो रही है वो कितने, इसमें क्यों कलर ऐसे हैं, कभी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन आज हमें ये जानकारी मिल गई। तो फिर अब हम गीत भी सुन लेते हैं। अगर जानकारी मिल गई है तो थोड़ा मनोरंजन भी कर लें बीच में। चलिए गीत सुनते हैं।
कार्यक्रम में बुआ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर आते हैं वापस। ब्रेक के बाद हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं बुआ, और जानते हैं और इस बारे में कि जो रंगीन बिंदु हैं अलग अलग उत्पादों पे, तो उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है? भाई देखो, ये तो वर्ड फेमस है कि हमारे साथी भी कम नहीं है। इन्होंने लिखकर भेजा है कि दवाओं के पत्ते पर जब दवाइयाँ खरीदते हैं तो अगर लाल लाइन जो है बिना डॉक्टर के पर्ची के, वैसे तो दुकानदार को भी नहीं बेचना चाहिए, लेकिन आप भी बिना सलाह के न लें, ये जरूर खतरनाक है। वैसे भी लाल जो है हमेशा से सावधान रहने वाला है। बिल्कुल सही कहा। हमारी श्रोता जो है बहुत ज्यादा सजग रहते हैं हमेशा ही। और इसी तरह से जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना कि अलग अलग जगह पे रंगों का क्या अर्थ है, तो कृषि के क्षेत्र में भी बुआ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कीटनाशक के डब्बे पे भी क्योंकि रंग के कोड होते हैं, और ये कोड थोड़े से आप देखें कि शक्करपारे के थोड़ा सा आकार लिए होते हैं, जी बर्फी की तरह। और इसमें ऊपरी जो, अगर वो शक्करपारे को हम आधा काट दे बीच में से, तो ऊपर का जो त्रिभुज है वो खाली बिल्कुल सफेद होता है, खाली होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, और निचला जो त्रिभुज हिस्सा है वो रंगीला होता है। तो अब उस रंग से हमें पता चलता है कि रसायन का प्रभाव क्या है, उनके जहरीले व्यवहार का भी हमें ये समझ में आता है कि भाई कितना ये खतरनाक है, कितना नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ इसी तरीके से होता है। इसी में लाल रंग जो होता है वो आग लगने की संभावना है, दिखाता है, इसलिए सावधान रहें, ज्यादा ऐसे गर्म न करें या गर्म धूप आदि में रखें बिना उसे। जी। और इसी तरह पीला रंग बुआ ये प्रतिक्रियाशील है, मतलब रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो जो हमें जब जो काम कर रहे हैं किसान खेत में, तो वो ध्यान रहे कि इसमें स्किन पे टच ना हो, सीधे संपर्क में ना आए, क्योंकि हो सकता है आपकी चमड़ी जल सकती है या चमड़ी जल सकती है। इसी तरह से आंख आदि के पास ना ले जाएं या लगाएं भी हाथ में, तो आप दस्ताने वगैरह पहनकर ही इसका प्रयोग करें। और इसी तरह से नीला रंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया जाता है। जी, तभी कहते हैं ना कि पूरा उन्हें मुंह सब कुछ ढांकना होता है, सब पैक करके उन्हें ये कीटनाशक छिड़कना होता है। सफेद जो रंग है वो संपर्क में आने से दुर्घटना हो सकती है, यानी कि वो इतना खतरनाक है कि उसमें तो वो संपर्क में भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और हरा रंग हमेशा से सुहावना होता है, तो इसे कभी भी स्टोर किया जा सकता है, सामान्य वर्ग में ये शामिल होता है। और खाद्य उत्पादों की और बात करें तो इसमें और अगर हम आगे जाएं दीपक, तो जो पैकेजिंग होती है, जो कमोडिटी है, नियम ने भी ये अनिवार्य किया है कि पैकेट के अंदर का जो उत्पाद है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाए। तो ऐसे ही शाकाहारी में भी दो तरीके की चीजें अब हो गई हैं, लैक्टो शाकाहारी है या गैर लैक्टो शाकाहारी। जी। तो अब लैक्टो शाकाहारी है तो इसको जो है हरे रंग से दिखाया जाता है, और भूरे रंग से अगर उसमें कहीं चिन्ह है तो समझ लीजिए कि ये गैर लैक्टो शाकाहारी है। जी। लैक्टो शाकाहारी का मतलब ये हुआ कि इसमें दूध का ये उत्पाद है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब दूध का कोई भी उत्पाद है नहीं प्रयोग में लाते, नहीं खाते हैं, तो ये उनके लिए है। बिल्कुल। और इसी तरह से खाद्य सुरक्षा के लिए एक मानक बना है जो कि FSSAI कहते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो इस प्राधिकरण ने इस बात को अनिवार्य किया कि कुछ उत्पाद में या कोई अलग अलग वस्तुएं होती है ना जिनमें रंग चिन्हित किया जाना जरूरी है, जैसे कि साबुन, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट की हमने अभी बात की, सौंदर्य प्रसाधन और उसकी जो सामग्री है सौंदर्य से जुड़ी, इन सब पे भी अब रंग देना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉस्मेटिक्स की अगर बात करते हैं तो उसमें भी कभी कभी बोलते हैं कि पशु की वसा को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कई लोग नहीं चाहते, तो बिल्कुल उसे स्पष्ट करना चाहिए। और इन उत्पादों पर शाकाहारी या मांसाहारी जैसे हमने बात की, तो मुख्य डिस्प्ले पैनल जो अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में रखा है तो वहां पे भी अब तो बहुत
अच्छे से बताया जाता है कि ये वाला हरे चिन्हित वाले सारे प्रोडक्ट हैं और ये लाल चिन्हित वाले सारे प्रोडक्ट हैं। और इस पे खरीदारी से आसानी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। उपभोक्ताओं के साथ जो पशु प्रेमी हैं उन्हें इस जानकारी को उपभोक्ताओं के सूचना के अधिकार के तहत उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा कदम है कि हमें अब सब कुछ मालूम रहता है, हमें पता है सब बिल्कुल कुछ। पता तो रहता है। और अब बहुत सारी चीज़ों में सरकार भी सजग है, शासन प्रशासन भी बहुत सजग है कि आपको कोई असुविधा ना हो। अगर आप किसी चीज़ से परहेज करते हैं या नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आपको पता होना चाहिए, आपको भ्रमवश कहीं कुछ और न खिला दिया जाए। लेकिन जैसे तुमने कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई एक सेक्शन बना दिया जाता है, लेकिन भाई हम तो उस दुकान की बात कर रहे हैं जिसमें एक दुकान में सारी चीज़ मिलती है, सुई से लेकर चप्पल तक, कपड़ा और सब चीज़ मिलता है। तो आपको अलग अलग नहीं जाना लेने? नहीं, पैकेजिंग पे ही सब लिखा रहता है ना, जो पैकेट रहता है देखो उस पे सब चीज स्पष्ट रहती है। तो बस एक बार उठाते समय थोड़ा आगे पीछे घुमा के पढ़ लो भाई, देख लो, है कि नहीं? जी बिल्कुल, यही तो। गाना सुना देते हैं, चलिए सुना देते हैं। हमने रंगों की बात करी, अलग अलग पैकेजिंग पे, पैकेट्स पे, और वो सिर्फ देखने के लिए थोड़ी, कुछ खाएंगे पिएंगे भी। अच्छा है ना? हाँ, तो खाली देखकर आ जाएंगे कि चलो रंग क्या है, ये हलाल है या हरा है, कुछ खाना पीना नहीं करेंगे। अरे तुम तो मतलब ऐसे मत करो, यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी बैठ के घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अच्छा। हाँ, बता भी रहे हैं, और सब लोग अपने अपने ढंग से हमारा स्वागत भी कर रहे हैं।
अभी कुछ व्यंजन विधि का तो दिन है नहीं, तो हम लोग कहीं लेकिन खाने पीने की बात हम इसलिए बोल रहे थे बुआ कि खाना पीना अकेले थोड़ी अच्छा लगता है, जब दोस्त होते हैं, मित्रगण होते हैं, अपनी पूरी मंडली होती है, तब अच्छा लगता है। बिल्कुल, है ना? ये बात तो सही है। और इसी बात को लेते हुए हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि दोस्तों की जरूरत तो हमेशा होती है, सभी को चाहिए, लेकिन बच्चों को तो और अधिक चाहिए, क्योंकि वे रिश्ते उन्हें परिवार से बाहर एक अलग दुनिया को समझने में मदद करेंगे। दोस्ती बचपन का एक बुनियादी हिस्सा है। दोस्ती बच्चों में आत्मविश्वास का निर्माण करने में मदद करता है। और दोस्ती सिर्फ मस्ती या खेल नहीं है, वो पॉजिटिविटी भी सिखाता है, और जिनका छोटों के विकास के लिए एक गहरा लाभ होता है अगर दोस्ती है। और कहते हैं ना कि जिसके पास एक दोस्त है उसके पास तो बस खजाना है। ये बात बिल्कुल सही है। और दोस्ती ऐसी चीज है कि जिसके पास है वो इसको समझ सकता है, या जिसके पास नहीं है वो भी इसकी कीमत समझ सकता है बहुत अच्छी तरीके से। जी। क्योंकि कहते हैं ना कि खून के रिश्ते तो भगवान बनाते हैं, पर दोस्त हम खुद बनाते हैं। बच्चों की दोस्ती बहुत ही सच्ची, निस्वार्थ होती है। हालांकि छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पर जल्दी ही उनमें फिर से दोस्ती भी हो जाती है। बचपन की मित्रता घनिष्ठ भी बहुत होती है, जो ताउम्र याद रहती है। दोस्तों की वजह से उनमें आत्मविश्वास आता है और वे भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि स्कूल में ही बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनके सबसे पहले जो दोस्त बनते हैं स्कूल में, घर में तो है, अगर आपके संयुक्त परिवार है तो घर में जो आपके बराबर के उम्र के हैं वो तो बन ही जाते हैं, लेकिन जो स्कूल में बनते हैं वो मित्रता बहुत गहरी हो जाती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो अपने में दोस्ती निभाते हैं, लेकिन दोस्ती का महत्व तो है ही, लेकिन जैसे हमारे साथी ने लिखा कि बहुत निस्वार्थ होती है दोस्ती जी, तो हमें इससे सीखना भी चाहिए। लेकिन जो दोस्ती की बात है उससे उनके आपस में बहुत सारे उनके व्यक्तित्व में विकास होता है, बहुत सारी ऐसी कुशलता है जो दोस्ती की वजह से आती है ना? जैसे कि एक साथ मिलके काम करना, रहना, कहीं ना कहीं सहिष्णुता का भाव आ जाता है जब हम दोस्ती निभाते हैं। और समय बेसमय तो जो जरूरत पड़ती है स्कूल में उसका तो पूछो ही मत। बिल्कुल। खास तौर से अध्यापक अध्यापिकाओं से बचाने में दोस्त बड़े काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। और ये साथ में बुआ सब बच्चे दोस्ती तो कर लेते, लेकिन कुछ कुछ बच्चों में ऐसा नहीं होता, देखा होगा आपने कि वो नहीं इतनी जल्दी से दोस्त बना पाते। वो थोड़े से शर्म में रहते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उतना अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, या कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। कभी कभी वो रंग भेद, ये बहुत गलत बात है वैसे तो, लेकिन बच्चों में आ जाता है, देखा है कि उन्हें लगता है नहीं हम ना थोड़े से छोटे हैं और बाकी सब हमारे दोस्त बहुत बड़े हैं, या हमारा रंग देखो कितने हम काले हैं और वो मेरा जो दोस्त है ना वो तो बहुत गोरा है, वो मुझे छेड़ता है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हीन भावना है या कोई भी भावना इस तरीके की जो होती है वो किसी भी बात से आ सकती है। हो सकता है बोलने में बहुत प्रखर ना हो तो आ जाती है, या घर ऐसी जगह पर है, सिर्फ ऐसे मोहल्ले का नाम नहीं ले सकते, ऐसी जगह से भी हो जाता है। कभी कभी नाम ऐसा उनको खुद लगता है कि ये नाम मेरा कुछ तो गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं है, माता पिता ने रख तो दिया है लेकिन ये ठीक नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन इस भावना से आपके बच्चे को पर ये असर नहीं आना चाहिए। आप बच्चों को समझाएं, और खास तौर से अपने बच्चे को ये भी समझाएं कि ठीक है, हो सकता है वो बच्चा आपका इससे ग्रस्त न हो, लेकिन उसके साथ कोई अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप बराबर, बच्चों में तो ये भावना रहती है, लेकिन उसको बराबर बरकरार रखना कि सब बराबर हैं, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है ना? और साथ में अगर माता पिता ये बताते जाएं कि देखो टीम वर्क अगर करोगे, वैसे साथ में सब रहोगे तो तुम कितनी सारी चीजें सीख जाओगे। और जहाँ पे ऐसे परिवार जहाँ पे कि एक ही बच्चा है तो वहां वो उतना क्या कहते हैं ना कि शेयरिंग की भावना नहीं सीख पाता। और कभी कभी क्या होता है जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनके मन की बात वो बता नहीं पाते। माता पिता चाहे कितना भी दोस्त बन जाते हैं बुआ, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं कोई तो हमारे साथ होता ना जो हम उसको बता देते। देखो ये तो वर्ड फेमस बात है ना कि या तो दोस्त हो या बुआ हो साथ में। तो बुआ लोगों से भी बता देते, बच्चे चाचा लोगों से भी बता देते हैं। तो प्यारी बुआ का यही काम है, बता देना चाहिए अपनी बुआ समझकर। जी, तो ये बात तो है। साझा करने का मतलब केवल सामान से नहीं है। शेयरिंग वाली जो तुमने बात कही ना दीपा बिटिया, ये भावनाओं की भी शेयरिंग बहुत जरूरी है। और ये सच बात है कि आपस में भाई बहन अगर नहीं हो तो दिक्कत होती है, दोस्त को से करना चाहिए। और इसी तरह से अगर कहीं कोई पार्टी आदि कोई भी दोस्त कर रहा है, चाहे जन्मदिन की पार्टी हो या उनके माता पिता का कुछ हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी हो मौका ऐसा, तो चूकना नहीं चाहिए।
हमें लेकर जाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनकी जो दोस्ती हो और प्रगाढ़ हो, जी। है ना? और कभी-कभी नहीं ऐसा देखा है, वो कम बोलते हैं लेकिन बहुत ही टैलेंटेड होते हैं हाँ, बच्चे। बिल्कुल। तो अगर आप जैसे आप बता रही हैं कि लेकर जाएँ, तो वो धीरे-धीरे जैसे कभी कविता सुना दी, जी। यूँ अच्छा नहीं लगता है बच्चों को, लेकिन चलिए थोड़ा-सा कहीं डांस कर दिए, कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी, तो उसका अंदर का जो कहते हैं ना कि हीन भावना या जो ग्लानि है उसके अंदर की, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकलती चली जाती है। और ये भी कह सकते हैं कि जो हुनर है वो भी बाहर आता है, विकसित होता है, उसे जब मौका मिलता है और उसे लगता है कि हाँ, यहाँ पर दिखाया जा सकता है, या और किसी ने दिखाया जिसका कि प्रदर्शन बहुत उत्तम नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसको लगा अरे ये जब दिखा रहा है तो ठीक है ना, हम भी ठीक है, दिखा हम भी सकते दिखा हैं। सकते हैं। तो कुछ चीजें प्रेरणादायी हो सकती हैं। कब कौन सी चीज कहाँ मिलेगी आपको नहीं पता, तो अवसर आपको जब आप जाएंगे तभी आपको अवसर मिलेगा, नहीं तो आप घर में बैठे रहेंगे तो अवसर नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मौका है, जो भी है आप देखते रहें। बच्चों में ये ना देखें, कहीं भी हम लोग मीन मेख ना निकालें कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, थोड़ा ये बच्चे हैं, जैसा जो करें बस खुश होना चाहिए और उन्हें भी उत्साहित करते रहना चाहिए। बिल्कुल। बच्चे आपस में बहुत व्यक्तित्व बदल जाता है कि पूरा का पूरा अगर साथी अच्छा मिल जाए दोस्तों के साथ, जी। तो ऐसे मौके तलाशने चाहिए कि कोई भी एक, 4 दोस्त हैं अगर, तो कोई भी एक ऐसा है तो जाहिर है कि तीनों बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा रहेगा कि दोस्त अच्छे बने और ऐसे ही कुछ निखार आता रहे जिंदगी में, है ना? और निखार और बढ़ाने के लिए एक गीत सुन लेते हैं। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता हो। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता। अब तो नहीं हमसे होना जुदा, अपनी बाहों का घूंघट उड़ा दे मुझे, प्यार की ये ना डोली निकल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल हो। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल। याद जैसे हो कोई आधी गजल, अपनी रातों का दीपक बना ले मुझे, ये सुलगती हुई शाम जल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। पास तो आ, ये दिन मर जाने का है। ओ ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। हाँ, पास तो आ, ये दिन मर जाने का है। ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। मौसम ये रूठने मनाने का है। अपने दामन की खुशबू बना ले मुझे, दिल के सूने में कोई फूल खिल जाए। आरज़ू तो हमारी
डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। देखो भाई दीपा बिटिया, जिसने लिखा है पढ़ाई छोड़े तो 20 साल हो गया, लेकिन आप क्या की पढ़ाई हर रोज नियमित करते सुन हैं। लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, और एक भाई हमारे रूठो साथी ना ने हमसे सबको ओ कहा कि गुड़ियों यथायोग्य की रानी। बुआ जी, रे मैंने तो मामा रे आपका भतीजा मामा बनकर आपका नमस्कार और आशीर्वाद स्वीकार रे कर लिया। मामा रे मामा रे। और मैं क्या तो बात आपके है। से जब से सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। आप तो हफ्ते रे में एक बार मामा कभी रे कभार प्यारी बुआ मामा जी रे। बनकर आते हैं। पर मैं तो आपको हमेशा प्यारी रे बुआ जी मामा ही रे संबोधित करूंगा। मामा रे। भतीजा जी आप भी खुश रहें, हम भी आशीर्वाद देते हैं आपको, है ना? और ऐसी बुआ का आशीर्वाद लेते रहिए क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में ही देखिए सफलता छुपी हुई है ना बुआ। और एक जी प्यार की बात तो कर रही हैं, लेकिन अभी तो पूछोगे कि पिताजी ने कैसे फटकारा था, बिल तो गड़बड़ था। पूछेंगे नहीं, ये देखिए हम सोच रहे हैं कि बुआ अगर हमें बचा ले पिताजी की डांट या फटकार से, नहीं बुआ। तो ये हमारे एक श्रोता उन्होंने लिखा है कुछ डांट के बारे में, तो ये भी बताते हैं कि पापा की पहली और आखिरी डांट मुझे तब पड़ी थी जब बचपन में खेलते हुए गलती से मैंने अपने छोटे भैया को धक्का दे दिया और वो मुंह के बल सड़क पर गिरा और उसके आगे दो दांत टूट गए। अरे बाप रे। तब पापा ने शायद पहली और आखिरी बार मुझे थप्पड़ मारा था और उसके अलावा पापा ने फिर कभी हाथ नहीं उठाया। अच्छी बात है, वैसे तो पापा जानते नहीं, मारते भी कम है। पापा जी सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे। पहले होते थे बुआ, रे मामा 5वीं और 8वीं और मैं बोर्ड एग्जाम होते थे। लिखा है कि पापा जी का इन्होंने लिखा है कि एग्जाम था और मैथ के 5 टाइम लिखने को कहा था, लेकिन हमने नहीं किया, तो वो फटकार याद है आती है, लेकिन उससे बड़ा जो है ना बाद में मैथ से प्यार भी हो गया। अच्छा ऐसा होंगे तो गणित को उन्हें पसंद आ गया गणित, और अब और एक बार हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी हम लोग छोटे छोटे थे तभी बीमारी के कारण चल बसे थे, लेकिन वो बहुत ही शांत व्यक्ति के धनी आत्मा थे। कभी कभार डांट देते थे जब समय पर खेती बाड़ी का काम हम लोग नहीं करते थे, तब देखा एक अंतराल का समय हो रहा है, छोटा सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे। तो बुआ हम ये बात कर रहे थे कि कभी कभार डांट देते थे उनके पिताजी, लेकिन खेती बाड़ी का काम किया करते थे और तब खेती बाड़ी का समय है, खेती बाड़ी का जब समय था तब पिताजी ही थे और बहुत अखरता है हमें पिताजी के न रहने की वजह से, और डांट तो बस अब जीवन भर को तरसना ही लिखा है। और जो भाई इनका बहुत इन्होंने कहना चाहिए भावनात्मक लिखा है, अब न खेती बाड़ी करने का समय है न पूज्य पिताजी ही हैं जी, तो याद तो सच बात आती है, और फटकार की हो या न रहने पर या रहने पर हर तरह से पिता तो याद आते ही हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे और साथियों ने लिखा है, तब मैं 4th क्लास में था जब मेरे पिताजी ने मुझे ग्रामर न आने के लिए मारा था, उस समय तो मैं बहुत रोया, पर अब लगता है कि पिता की मार से ही आज मेरी इंग्लिश और ग्रामर इतनी अच्छी है। जी। और एक और हमारे श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मेरे पापा ने मुझे या मेरे भाई को कभी मारा नहीं, क्योंकि वो कहती हैं कि ये एक उन्होंने कहा कि पहली फटकार तो नहीं थी, लेकिन मैं 7 वर्ष का था तब हमारी मोहल्ले की बालिकाएं गली में रेड
लेटर नामक खेल खेल रही थी। तब मैं अपने घर के फाटक पर खड़े खड़े बीच बीच में उनकी तरह और कुछ अलग अलग बातें बोल बोल करके उनको परेशान कर रहा था। इतने में पापा घर आ पहुंचे। उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो मेरे जो मौसा जी हैं उन दिनों मेहमान थे, वो हमारे घर पर ही थे। तो मासी जी ने कहा गली में लड़कियां खेल रही हैं और जो ये आपका बेटा है ये सनी जो बहुत छेड़ रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। तो उन दिनों में पापा का जो वजन है वो थोड़ा ज्यादा था और मेरा केवल थोड़ा सा 30। तो पापा ने जो एक थप्पड़ मारा है जोर से, ये लिखते हैं यहाँ पे जन्नाटेदार और मेरे गाल पर जो पड़ा तो 3 फुट दूर मैं जाके गिरा, क्योंकि पापा भाई देखो इन्होंने वजन लिखा हुआ है जी। इन्होंने लिखा है कि पिताजी का वजन जो था 102 था और मेरा केवल 30। तो आप समझ लें कि कितना ज्यादा फर्क था। तो 3 गुने का तो फर्क था ही, तो 3 फीट तो दूरी बराबर थी जी, है ना। बिल्कुल। और बाद में वो कहते हैं कि मैं तो रूठ गया और पापा ने मुझे जिंदगी में पहली और अंतिम दफा मुझे मनाया और मारने डांटने पर, और फिर मुझे जलेबी फाफड़ा भी खिलाने वो लेके गए बाजार में। तो इसलिए मुझे ये सब बातें याद हैं। तो देखिए पिताजी डांटते हैं लेकिन प्यार भी तो करते हैं ना बुआ। इन्होंने लिखा है कि बाकी आज भी 40 का हूँ पर हमें रूठने का कोई अधिकार ही नहीं, चाहे कितनी ही डांट पड़ती हो। तो बात तो अच्छी है कि आप अब नहीं रूठते। ऐसे ही लिखते हैं कि मेरे पापा ने कभी मुझे या मेरे भाई को कभी मारा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। ये तो लिख चुके हो, लेकिन माँ की पहली बार मुझे अभी तक याद है। तो भाई ये बात तो है कि माँ जो है ना वो थोड़ा सा कोशिश करती हैं कि बच्चे सही रास्ते पर रहें, तो डांटती वाटी रहती हैं। और अक्सर जब पिताजी डांटते हैं तो माँ बचा भी लेती हैं। बिल्कुल। और बुआ एक छोटा सा गीत सुने यहाँ पर। हाँ हाँ, पूरा पूरा सुनाना। अच्छा गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। फिर भी अखियाँ बंद करोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया अभी अभी आँखों से चल के, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। अभी अभी आँखों से चल के, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। फिर भी मुख पे हाथ धरोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहो
भाई रूठना मनाना ज्यादा देर न चले तो बेहतर है ना, बिल्कुल है कि नहीं दीपा? मान जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नहीं आजकल के बच्चे बोलते हैं कि मूड फ्रेश करना है कहीं बाहर लेकर चलो। हमारे साथी ने बहुत बढ़िया लिखा है, एकदम मतलब जिसको कहना चाहिए ना। और पहले के जमाने में पिताजी की एक फटकार से हम लोग महीनों फ्रेश रहते थे। तो भाई अगर मौका मिले तो एक बार फिर फटकार ले लीजिएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि और अब समय डरिएगा समाप्त नहीं, हो रहा समय है। समाप्त हो रहा है तो फटकार भी ले लीजिए और साथ में प्यार भी बहुत मिलेगा। जी जी। और बुआ, कल जो हमारा सखी सहेली प्रोग्राम होगा उसमें सखी विशेष में मानिनी राजूरकर के बारे में बातें होंगी, अभिवादन का क्या महत्व होता है उसके बारे में बात करेंगे, और कल क्योंकि शुक्रवार है तो व्यंजन विधियों के भी बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और अभी तो आज हम प्यार, फटकार, दुलार सबकी बातें करते हुए हम अपने सभी श्रोताओं को, सखियों को नमस्कार कहते हैं। तो दीपा माहेश्वरी और प्यारी बुआ का नमस्कार।